को देखें तो। इस बीच हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी विनोद कार्की जुड़ गए हैं। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ET न्यूज़ स्वदेश पर। ग्लोबल टेंशंस ऑफ कोर्स है, बाजार में उसका एक इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेटअप और डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। सो देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो जिसको कहते हैं अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो जब ये होता है तो इसमें जो हाई बीटा सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू डिफेंसिव्स। बट अभी आप ये सिचुएशन देखिए कि सिक्लिकल्स में ये स्प्लिट हो गया है, बिकॉज जिस तरह का ये ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बना है इसमें कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। टिपिकली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कमोडिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट आपने देखा होगा कि कमोडिटी स्टॉक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिक्लिकल्स में आप अगर देखें जो टिपिकली जिनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसे सिनेरियो में, वो स्प्लिट हो गया है बिटवीन जो ग्लोबल कमोडिटीज कंपनीज बोलते हैं जिनको, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव। अगर आप लेकिन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका डोमेस्टिक डिमांड से कितना फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। स्पेकुलेटिव चल रहा है एज ऑफ नाउ, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इससे बहुत इंपैक्ट होगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कोई खास इफेक्ट होगा, बिकॉज आप देखिए फरवरी तक के जो नंबर्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग PMI देखिए, सर्विसेज, GST, जो भी नंबर्स हमने देखे अभी तक, इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है। ये जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है ये इस बेसिस पे बन रहा है कि ये अगर प्रोलॉन्ग्ड ग्लोबल इंपैक्ट होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बनता है, तब जाके इसका इफेक्ट डोमेस्टिक सिक्लिकल, जिसमें आपके बैंक्स भी हो गए, NBFCs हो गए, और दूसरे जो सिक्लिकल्स होते हैं ऑटो, डिस्क्रेशनरी, इन पे भी इंपैक्ट होगा। और इनके अलावा अगर आप देखें तो जो डिफेंसिव बोलिए या जो इंडस्ट्रियल्स भी होते हैं जैसे टेलीकॉम, यूटिलिटीज और आपके IT सर्विसेज, FMCG, इनमें उतना ड्रॉडाउन हिस्टोरिकली आप जब इस तरह के क्राइसिस हुए हैं, आप अगर इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो ये उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से मार्केट इस तरह से पॉइज है कि एक तरफ आपका सिक्लिकल बास्केट जो है जिसको ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए वो स्प्लिट हो गया बिटवीन कमोडिटीज एंड डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जबकि हमको लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे इम्पैक्ट अभी तक स्पेक्युलेटिव है। एक्चुअली कितना होगा, क्या होगा, वो देखा जाएगा, बाद में मालूम पड़ेगा। बट नेवरदलेस अगर कुछ वैल्यू में इम्पैक्ट भी है तो वो 15, 20, 25, 30% डाउन हो गए हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है, तो मोर और लेस रिफ्लेक्ट कर रही है अगर कोई स्लो डाउन है भी उसमें, ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में। एज ऑफ नाउ ऐसा हमको लगता है मार्केट बोथ फंडामेंटली और जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है। यानी कि विनोद जी, आपने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। पहला एक बताया कि कमोडिटीज का सर्कल अच्छा चल रहा है, दूसरा बता रहे हैं कि डिमांड को लेकर ऐसा अभी कोई कंसर्न दिख नहीं रहा, तीसरा आप बात कर रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेकर अभी तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर से नंबर्स आए या फिर जो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं टिपिकली, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट एनी हाउ सर, अब मार्केट अगर बेस बनाएगा तो टिपिकली हम क्या IT से जज करें कि मार्केट का बेस बन रहा है, या फिर जो एग्रेसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोज हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इन दोनों को पहले थोड़ा सेटल डाउन होने जाने दें, फिर कम से कम पॉजिटिव होने के बारे में सोचें या रिकवरी के बारे में सोचें? हाँ, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस तरह का जब अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है तो सेक्टोरल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट की जो देखें जिस तरह से वो सेटल डाउन हो सकता है, वो अभी आप देखिए जो मेन कंसर्न है कि रिलेंटलेस जो FPI सेलिंग हो रही है वो थमना जरूरी है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद ही आप कॉल ले सकते हैं कि ये मार्केट का जो रैपिड फॉल जो देखा हमने कुछ दिनों में, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह का जो सेलिंग जो एक्चुअली इट इज नाउ, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ओवरऑल सेलिंग हुआ था उससे भी ज्यादा हो गया है ऑन अ 12-month बेसिस। बट आप इंडाइसेस देखें तो 15-20% डाउन है जो हेडलाइन इंडाइसेस है फ्रॉम द टॉप, और वो इंक्लूड करते हैं जो ब्रॉडर इंडाइसेस है जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में। टिपिकली हमने देखा है कि इस तरह का, इस मैग्नीट्यूड का जो बना हुआ है फ्लोर्स का,
इस तरह की जब सेलिंग होती है तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस तो बहुत बहुत जोर से अंडर परफॉर्म करते हैं, बट अब हमको नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो इसलिए हमको लगता है कि ये एफपीआई फ्लोज जो है वो उन पे नजर रखना चाहिए, वो आपको इंडिकेशन देंगे कहां पर मार्केट बॉटम होगा, बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज सिग्निफिकेंटली हाई है। आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है जो डोमेस्टिक इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आपको अगर मार्केट का बॉटम का अंदेशा लेना है तो आपको एफपीआई फ्लोज मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज वहीं पर से जो प्रेशर आ रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ। तो क्लियरली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रेशर जो बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है वो एक रीजन है जिसके चलते बाजार में हम एक बड़ा रीजन इनफैक्ट, और लगातार उससे जुड़े अपडेट्स हम आपको देते रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी जानिए कि डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े जरूर दिख रहे हैं। विनोद जी, दो चीजें हैं जो आपसे समझना चाहूंगी। ऑफकोर्स आपने कहा कि इन स्थिति में एक सेक्टर पकड़ना है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिविटी निकालना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डिफेंसिव काउंटर्स लाइक आईटी, इस पर आपका नजरिया क्या है? और साथ ही बोल्ड मूव्स इन कमोडिटी जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स यहां पर तेजी पर है, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको लगता है आगे चलकर कई सारी कंजम्पशन कैटेगरी है जिस पर आता हुआ दिखेगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट ऐसे सिनेरियो में सिक्लिकल्स पे पड़ता है। तो सिक्लिकल्स को हम ब्रेक करें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में। तो जब भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, यही स्पेस भी होगा जो बहुत जोर से ऊपर आएगा। तो आउट परफॉर्मेंस वहीं से निकलेगी जो जहां पर ड्रॉडाउन मैसिव हुआ है, लेकिन फंडामेंटल इंपैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, राइट? सो अगर आप किस तरह से मार्केट प्ले कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये मार्केट प्ले कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्राइसिस और ये नॉर्मलाइज होगा, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निकलेगी वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में, जहां पर हमने ड्रॉडाउन मैसिव देखा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि इसका एक्चुअल इंपैक्ट ऑन कंजम्पशन या जो डिमांड है उस पर कितना होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक सबसे ज्यादा होगा। और अदर सेक्टर्स हमने पहले से ही हम देख रहे थे ये क्राइसिस से पहले की जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है आफ्टर एक 10 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमको साइंस दिख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल इंडियन इकोनॉमी में पिकअप होना शुरू हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो उनमें वैसे ही ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और फाइनेंशियल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको दिख रहा है कि क्रेडिट साइकिल पिक होना शुरू हुआ। जब ये क्राइसिस चल रहा है उस दौरान भी आप जो लेटेस्ट नंबर्स देखें क्रेडिट का तो वो पिकअप हो रहा है। तो हमको लगता है कि और एनपीए साइकिल पीछे है, तो ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, ये हमको लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, खैर इस पे सेंसेक्स लाल निशान में लौट आया और निफ्टी भी ऑलमोस्ट लाल निशान हरे निशान में लौटने की तैयारी करें। सेंसेक्स हरे निशान में लौट आया है। तो ये एक मार्केट का अपडेट भी था। विनोद जी, आप क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हमें ये बताने लगे कि आपको मार्केट में स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए? तो आप बता दीजिए, मान लीजिए आज मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो में होगा पोजीशन। अब मैं ये तो आपको कैसे बताऊं कि आप मान के रखिएगा कि हाँ थोड़ी बहुत पोजीशन किसी न किसी में मेरे पास होगी और मैंने ले भी रखी होगी और उसमें मेरा M2M भी जा ही रहा होगा, और मैं आज कुछ फंड्स और अरेंज करके मार्केट में वापस खड़ा हूं, तो मेरे को आईसीआईसीआई डायरेक्ट का हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट क्या राय दे रहा है? सर बताइए आप। यह एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं हूं, मतलब आईसीआईसीआई जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का जो डेस्क है वहां पर हेड ऑफ स्ट्रेटजी हूं। सो ऑल्दो हमारा ग्रुप एक ही है, तो स्ट्रेटजिस्ट है हमारे लिए सर। तो जस्ट एक स्मॉल करेक्शन, बट देखिए ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि जब क्राइसिस होता है उस वक्त सब अंधकार लगता है। जैसे हमने कोविड के टाइम भी देखा मार्च में, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें। बट मेरा जो मानना है कि जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा बीटन डाउन होते हैं और वैल्यूएशन जहां पर ठीक होती है और फंडामेंटली कोई खास इंपैक्ट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि वहीं पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल जो पिकअप हो रहा है इंडिया में, अभी इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट साइकिल को आप ग्लोबली देखें
तो ये क्राइसिस ने और एक्सेंचुएट कर दिया है। ग्लोबली कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं आगे को कि अपने एनर्जी सेल्फ रिलायंस, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे ये जो शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमने कुछ टाइम से देखा है, थोड़ा पिकअप होने का दिख रहा है, जो कुछ अंदेशा, इससे ये और पिकअप होगा। और कमोडिटी जो होता है ये लाइन शेयर होता है इसका इन द इन्वेस्टमेंट साइकिल। दे कंट्रीब्यूट मैसिवली टू द ओवरऑल जो केपेक्स होता है। तो वो हमको जो दिख रहा है कि इसमें कमोडिटीज जो पिकअप हो रही है, ये स्पेस में, इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आता है, और इन्वेस्टमेंट साइकिल का जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो होता है वो होता है कि बूस्ट मिलता है इसको डिमांड को, बिकॉज का मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल और क्रेडिट साइकिल का सिचुएशन और इम्प्रूव हो रहा है। डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का, वो भी अभी देखना पड़ेगा कि ये कमोडिटी प्राइसेस स्पेकुलेट, बिकॉज हमने सुना है कि काफी इसमें स्पेकुलेशन भी बढ़ रहा है अभी, बिकॉज जिस तरह से मूवमेंट है, तो मोमेंटम प्लेयर्स ग्लोबल जो जहां पर जिनको ये एसेट क्लास में रिटर्न्स दिख रहे हैं, वो थोड़ा चेज कर रहे हैं इसको। सो वो सब एंगल है इसमें, बट ऑल सेड एंड डन ये भी है कि कमोडिटीज इससे पहले भी बढ़ी रही थी। सो हमने देखा है कि जब भी कमोडिटीज साइकिल ऊपर होता है तो इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बहुत ऊपर रहता है। और सो ये मुझे लगता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइकिल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप देखिए इस सिचुएशन में भी वो आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं मोर और लेस, कुछ ज्यादा गिरे नहीं है। टिपिकली बहुत ज्यादा गिरते हैं ऐसे माहौल में, है ना। तो इस तरह से आई थिंक पोजीशन करना चाहिए अपने आप को। जहां पर मैसिव ड्रॉडाउन हुआ है, स्टॉक प्राइसेस करेक्शन हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो वहां पर ही अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, पूजा हियर। इस वक्त मार्केट का जो सिनेरियो है, माहौल है, लार्ज कैप को लेकर तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कंफर्टेबल हैं और इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में और ऐड भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो में स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि वहां पर भी काफी गिरावट आई, अच्छी कंपनीज में हमने देखा वहां पर भी गिरावट देखी गई है। जब भी मार्केट स्टेबल होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, तो इन सब कंपनियों में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इस बार की जो टेक अवे है हमारे लिए, जो ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है और जो सेलिंग हुई है, इसमें आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप ने जो टिपिकली आप हिस्टोरिकल देखिए, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो जो उनकी अंडर परफॉर्मेंस बहुत मैसिव होती है। तो आप हेडलाइन अगर मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए तो उतना कोई खास अंडर परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा इस क्राइसिस के टाइम पे। और जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिलीफ आ रहा है, वो आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं अपसाइड में। तो पहली बात तो ये है, और सेकंड ये स्टॉक रिएक्शन है। बट फंडामेंटली जो हमने देखा है कि कोविड के चलते जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जो सेक्टर्स में, उसमें अगर आप देखें लार्ज कैप में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमने काफी इसमें एनालिसिस भी किया है कि जो निफ्टी है उसमें लार्जली इंसुलेटेड था कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज थे। बट जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हो गई, जो आपके एंटरटेनमेंट, लेजर और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो बाकी हैं, ट्रैवल से रिलेटेड और स्मॉल बैंक्स, फाइनेंशियल, जिनमें बहुत ज्यादा हमने ये क्या कहते हैं स्ट्रेस देखा था। जो अभी जैसे कोविड जैसे रिसीड कर रहा है, हमको लगता है कि इस साल इनका जो ग्रोथ होगा वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होगा। जो ओपनिंग अप ट्रेड जो होगा मोर और लेस, ये जो सेक्टर्स मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे आप देखिए ना लार्ज कैप में है ही नहीं। मतलब निफ्टी में आपको नहीं मिलेंगे इस टाइप की कंपनी, ये सब आपको मिड एंड स्मॉल कैप में मिलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि जो सारा का सारा जो ओपनिंग अप ट्रेड होगा अगले 1-2 साल में, जब नॉर्मलाइज होगा आफ्टर कोविड, ये सारा का सारा ग्रोथ आपको ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस में दिखेगा, जिसकी वजह से थोड़ा इसमें, ऑल्दो ये आउट परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 1-8 साल में, आप देखिए मिड एंड स्मॉल कैप, बट बिकॉज जो ओपनिंग अप पूरा का पूरा एक्साइटमेंट होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। हमको लगता है कि ये कोई खास अंडर परफॉर्म नहीं करने वाले आगे को, विच इज लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी अप्रोच, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप काफी क्रैश हो जाएंगे। बट हमको लगता है कि ये जिस तरह का स्टॉक रिएक्शन भी आप देखिए इस मैसिव क्राइसिस में, दे आर होल्डिंग ऑन प्रीटी वेल।
और जो हमको फंडामेंटली लगता है कि जो सारा का सारा ओपनिंग अप एक्साइटमेंट जो होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। ये दो रीजन से मुझे लगता है कि इनमें कोई मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखना चाहिए, जैसे हमको 2018 के आसपास दिखा था जहां ये मैसिव बेयर मार्केट में चले गए थे। बेहद ही माइन्यूट और करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकलता हुआ विनोद जी की तरफ से। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखी भी है और आगे भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही कई सारे मौके देखने को मिलेंगे, जिस तरह से उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से समझाया कि अनलॉक थीम से जुड़े जो भी सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में कई सारे ऐसे शेयर्स हैं और इन्हीं के चलते यहाँ पर एक्शन और परफॉर्मेंस जो है लगातार जारी रहेगा। इस बीच साथ ही हमारे टिकर पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़े स्टॉक्स भी देख रहे हैं जो कि लगातार एक्शन दिखा रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में भी। चलिए हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बाजार में जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशंस हैं उसका एक इम्पैक्ट है। एलिवेटेड एक्शन हम कमोडिटी प्राइसेस पर देख चुके हैं, वॉलेटाइल एक्शन मार्केट्स पर नजर आ रहे हैं। इस बीच एफआईएस की सेलिंग और डीआईएस की खरीदारी क्या कैसे लगते हैं बाजार आपको फिलहाल? देखिए, बाजार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो काफी है और ये जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, खास करके ऑयल है और इवन व्हीट वगैरह जो है, जो यूक्रेन और रशिया में काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल गैस है, तो उससे जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है लास्ट 15 दिनों में, वो एक चिंताजनक विषय है। भारत, हमको पता है कि अपना जो ऑयल है उसकी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है और एक ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इसमें जो इंपोर्ट प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं। तो इसमें कितनी चिंता ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, वो एक बड़ा कॉल है, ये बड़ा टफ कॉल है, लेकिन ये एट सम पॉइंट इन टाइम इन्वेस्टर्स को ये कॉल लेना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें और ऐसे कोई स्टॉक्स हों जो मिस हो गए थे लास्ट 2 साल में, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हुई थी, भाव बढ़ गए थे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स 20%, 30%, 40% डाउन आए हैं। तो स्टॉक पिकिंग करने का जो है धीरे धीरे करके चांस लेना चाहिए। मेरी सर, आपकी तबीयत कैसी है अभी? क्योंकि मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी आपकी तबीयत ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक है, बाजार कब ठीक होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन जो यूक्रेन में हुई है वो जल्दी खत्म होए, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। हर चीज इस पे ही डिपेंड कर रही है और वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यूरोप का जो बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स रशिया है, यूक्रेन है, और वो डिस्टर्ब हो रहा है और दिन ब दिन सिचुएशन काफी डायनेमिक है। तो कब बॉटम होगा वो तो मुश्किल है हमको करना, बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हमने इंडिया ने खास करके काफी सारी अनिश्चितताएं देखी है। हमने 1998 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, हमने जो वॉर लाइक सिचुएशन कई बार हमारे नेबर्स के साथ देखी है। हमने पोखरण जब ब्लास्ट हुए थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें काफी सारे सैंक्शंस लागू किए थे, हम पे काफी टफ टाइम निकाला था हमने, लेकिन जो इनहेरेंट रेजिलियंस है लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी की, उसने हमेशा डिसअपॉइंट नहीं किया है, इन्वेस्टर्स का साथ दिया ही है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन में अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है जैसे कि अभी गिर रहा है, तो डेफिनेटली एक जो होता है मौका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज बाजार बॉटम हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टिवली जो हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बना ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो 2 साल पहले का ही है, पैंडेमिक में ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन आज देख रहे हैं हम इवन एट दिस आफ्टर ऑल दिस करेक्शन ऑल्सो बाजार ऑलमोस्ट जो बॉटम था उससे डबल लेवल पे है। तो इस तरह की जो पेशेंट और थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम स्टिक करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी ठीक रहती है इक्विटीज की। विनोद सर, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे स्पेसिफिकली ऑटो को लेकर, जिसके बारे में आपने थोड़ी चर्चा भी की है, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ये एक सेक्टर था जिसमें अभी कुछ समय पहले तक तो हम एक रिवाइवल की बात कर रहे थे। कोविड में के बाद जिस तरह से रिकवरी हो रही थी और फेस्टिव सीजन जिस तरह से गया था, एक रिकवरी अच्छी खासी दिख रही थी। बट अब जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, काफी ज्यादा जो मार पड़ रही है वो इस वक्त वो ऑटो सेक्टर के सिचुएशन पर ही देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो कंसर्न है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इनको ऑटो स्पेस को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर?
बना नहीं सकते, बिकॉज ये ऑटो ऐसे तो स्ट्रक्चरल स्टोरी है। कंट्री जैसे इंडिया है जहां पर ऑटो ओनरशिप अभी भी लो है, तो लॉन्ग टर्म तो स्टोरी में कोई इशू नहीं, बट आप अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो जो इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ेगा बिकॉज ऑफ आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और ये मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे, और कुछ हद तक कंपनीज अगर अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है थोड़ा वो, और जो हमने लास्ट ईयर भी जो बेस फेवरेबल है बिकॉज बहुत सारा सप्लाई साइड कंसर्न्स थे, चिप शॉर्टेज से लेके या आप कोविड से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा फेवरेबल बेस वैसे ही मिलेगा। और तो इस चक्कर में, और आपने देखिए कि जो मैंने जैसे बताया कि जो मार पड़ी है वो सिक्लिकल्स में पड़ी है, जिसमें डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में ऑटो बहुत आता है। तो अगर आपकी फंडामेंटल वैल्यू से अगर बिकॉज ये कॉस्ट बढ़ रहे हैं और थोड़ा वैल्यू कम होती है, तो लेकिन प्राइस एक्शन इतना हो चुका है कि मतलब 20% या उससे ज्यादा, तो वो मोर और लेस आपको कॉम्पनसेट हो गया है, मोर और लेस ज्यादा ही हो गया है इनफैक्ट। तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई खास मतलब स्टॉक पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली थोड़ा मार्जिन्स में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वो भी डिपेंड करता है कि ये कमोडिटी में जो हाईली स्पेकुलेटिव एक्शन जो अभी चल रहा है, यूजुअली क्या होता है जो एकदम पीक ऑफ द मोमेंट जो एकदम स्पाइक करती चीजें हैं उसको कभी कभी एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, वो टिपिकली गलत निकलता है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में सो बिकॉज आप देखिए कमोडिटी प्राइसेस सप्लाई साइड से प्रॉब्लम में मेजरली है। आप देखिए इकोनॉमीज अभी भी स्लैक, जिसको कहते हैं स्लैक है इकोनॉमीज में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इंडिया में भी देखिए 60-70% ही चल रहा है। तो ये जो स्लैक और हाई कमोडिटी प्राइसेस नहीं रह सकते बिकॉज कहीं ना कहीं से सप्लाई आ जाएगी उसमें। ओनली प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड वाला जो कंसर्न है वो शॉर्ट टर्म रह सकता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर प्रॉब्लम रह सकती है, बट फंडामेंटली या प्रिंसिपली आप देखिए तो अगर स्लैक है इकोनॉमीज में और तो कमोडिटी प्राइसेस क्यों इतने बढ़ने चाहिए इज अ क्वेश्चन वन हैज टू आस्क, तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे मुझे लगता है। तो बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता ऑटो में कोई जो स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ ईवी वर्सेस जो टिपिकल ओल्ड दी कंबशन वाले व्हीकल्स है उनका जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है डायनामिक्स, बट फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रक्चरल इश्यू आना चाहिए इससे। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती बट वो प्राइसेस में काफी हद तक डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपने एनालिसिस बताने के लिए और इतने सारे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लियरली बाजार में जहां पर कमजोरी हावी होती हुई तमाम इंडेक्स में हम देख रहे हैं निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्पेस आप देखिए करीब 150 से लेकर 200 अंकों की तेजी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में नजर आ रही है। और क्लियरली थोड़ी देर पहले विनोद जी की तरफ से भी यही बात होती हुई, यही ऑब्जर्वेशन निकल कर आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जो है उसमें तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मिहिर